अतुल करण के पास आया और बोला, बॉस आपने कनिका को क्यों छोड़ दिया जब आप जानते हैं कि इन सबके पीछे उसका हाथ है। तो वो अभी बोल ही रहा था कि करण उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, क्योंकि मेरी सिया और आहान तो इनोसेंट प्रूफ हो जाएंगे, लेकिन मेरी प्रिंसेस, मेरी सुकून अभी भी उसके पास है। और कनका की फितरत मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। खुद को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। इंसान की जब गिरने की हद आती है तो कोई हद मायने नहीं रखती, और कनका तो बनी ही गिरने के लिए है। बोलते हुए कनिका के लिए उसकी नफरत उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वहां खड़े सब एम्प्लॉयज को एक नज़र घूर कर देखते हुए करण वहां से बाहर आ गया और गाड़ी में बैठकर वापस द डिवाइन विला के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ द डिवाइन विला, आहान न जाने कब से अपने रूम में बंद था। जैसे ही उसने सिया और अपनी वो पिक्चर्स टीवी और बाकी सब सोशल साइट्स पर देखी, उसे ऐसा लगा जैसे एक बार फिर से उसके लिए सब खत्म हो गया हो। इतना सदमा तो शायद उसे मिष्टी के उसे छोड़कर जाने का भी नहीं लगा था जो उसे अब लग रहा था। न सिर्फ अपने लिए बल्कि सिया के लिए भी उसे बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए वो सिया का सामना नहीं कर पा रहा था। वो कब से खुद को रूम में बंद कर बैठा था। एक तरफ सनाया सानिया जी को संभाल रही थी और दूसरी तरफ उसे सिया और आहान को भी संभालना था। घर की ऐसी हालत होने के बाद वो ऑफिस जाने का तो सोच भी नहीं सकती थी। सानिया जी जब रोते रोते नींद में चली गईं तो कबीर जी को उनका ध्यान रखने का बोलकर सनाया उनके कमरे से बाहर आई। सिया के पास करण होगा, यह सोचकर सनाया आहान के पास आई और दरवाजा नॉक करने लगी, लेकिन आहान अंदर से दरवाजा ही नहीं खोल रहा था। सनाया को अब आहान के लिए और भी ज्यादा बुरा लगने लगा था। वो लगातार दरवाजा नॉक कर रही थी, लेकिन जब काफी देर आहान ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने एक सर्वेंट से आहान के रूम की एक्स्ट्रा की पूछी, क्योंकि आहान का रूम एक लंबे समय के लिए बंद था। तो उसकी कोई भी की आहान के पास नहीं थी। उस सर्वेंट ने बताया कि सभी कीज सानिया जी और कबीर जी के पास है। सनाया जल्दी से कबीर जी के पास गई और आहान के रूम की एक्स्ट्रा की मांगी। उनसे एक्स्ट्रा की लेकर वो जल्दी से आहान के रूम के बाहर आई और दरवाजा खोला। उसने जैसे ही अंदर की तरफ देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो जल्दी से कमरे की तरफ भागी। आहान बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसके पैर नीचे की तरफ लटके हुए थे और उसकी आंखें ऊपर सीलिंग की तरफ एकटक देख रही थी। सनाया बेड के ऊपर आई और आहान के चेहरे को देखकर उसका दिल धक सा रह गया। रो रो कर एकदम लाल आंखें और मायूस चेहरा। अभी भी आहान के आंसू बेड को भिगो रहे थे। सनाया ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा, लेकिन आहान को जैसे कुछ पता ही नहीं चला। सनाया आहान से बोली, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है और तुम रो क्यों रहे हो? आहान बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, और क्या करूं मैं, न जाने क्यों कभी कभी मुझे इतना कमजोर महसूस होता है कि ना मैं अपने लिए कुछ कर पाया और ना ही अब सिया के लिए। मेरी वजह से उसे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। सनाया ने उसके सर को अपनी गोद में रखा और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो। बस सिचुएशन फिलहाल हमारे हाथ में नहीं है। और तुम सिया के लिए बुरा क्यों महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि सिया को इन सब चीजों से फर्क पड़ेगा? जब तुम दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते हो तो दूसरा इंसान तुम लोगों के बारे में क्या सोचता है? तुम्हें ये बात इतनी इफेक्ट क्यों कर रही है? सनाया की बात सुनकर राहान ने अपनी नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी लाल आंखें खुद पर पाकर सनाया भी एक पल के लिए सहम सी गई। आहान सनाया को देखते हुए बोला, तुम्हें इतना यकीन है मुझ पर? सनाया का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने पूरी तरह से आहान के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसके चेहरे को अपने पेट पर लगाया और बोली, तुम्हारी आंखों में सिया के लिए जो प्यार दिखता है, उस प्यार में मुझे कोई भी छल नहीं दिखता। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी आंखों में दिखती है। आहान ने उसकी कमर पर अपने हाथ लपेटे और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और रोते हुए बोला, लेकिन सिया, उसका क्या? जब लोगों की बातें सुनेगी तो उसे कितनी तकलीफ होगी, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं सिया से भी दूर हो जाऊं? सनाया ने झट से उसके चेहरे को पूरी तरह से अपने हाथ में भर लिया था। वो उसके बालों को सहलाते हुए बोली, नहीं, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बस तुम्हें एक चीज करनी है कि तुम उन बुरे लोगों को नजरअंदाज करो जो तुम्हें बुरी नजरों से देखते हैं। प्लीज अब तुम रोना बंद करो, क्योंकि तुम मुझे रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। आहान ने अपना चेहरा उसके पेट से हटाकर उसके चेहरे की तरफ देखा।
सनाया की नमी से भरी आंखें देखकर वो बोला, तुम्हें मेरे रोने से क्यों फर्क पड़ रहा है? तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए ना। मैं तुम्हें भी तो हर्ट करता हूँ। सनाया की आंखों से आंसू निकलकर आहान के गाल पर गिरा और वो आहान की आंखों में देखते हुए बोली, पर मुझे हर्ट हो रहा है। उसका जवाब सुनकर रहान उसकी तरफ ही देख रहा था। सनाया उसके चेहरे पर झुकी और उसकी आंखों पर बारी बारी से अपने होंठ रख दिए। रहान ने उसकी पीठ पर रखा हुआ अपना हाथ और भी ज्यादा कस दिया। ब्लड स्टोन मिला। कनिका हाल में खड़ी इधर उधर घूम रही थी। उसका ही प्लान उस पर बैकअप कर गया था। वो शख्स जेल की सलाखों के पीछे था, जिसे उसने सिया को बदनाम करने के लिए हायर किया था। और अब उसे डर लग रहा था कि कहीं वो शख्स कनिका का नाम ना उगल दे, क्योंकि करण को तो वो सुकून नाम से भी ब्लैकमेल कर सकती थी, लेकिन पुलिस वालों को संभालना उसके लिए भी मुश्किल था। ऊपर से कोई सर्वेंट घर पर नहीं था, जिसकी वजह से वो पूरी गुस्से से लाल होकर इधर उधर घूम रही थी। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। उसे लगा शायद रितेश आया है। उसने जल्दी से नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाजे पर किसी और को देखकर उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। सामने एक औरत खड़ी थी, जिसने लहंगा चोली पहना था और उसके चेहरे पर घूंघट था। कनका के चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन आ गए। वो उस औरत की ओर जाती है, उससे पहले ही वो औरत उसकी तरफ आई और अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे कामनी से मिलना है। कनिका हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ बोली, कौन कामनी? और तुम कौन हो? और तुम यहाँ अंदर कैसे आई? वो औरत तुरंत से बोली, मैं अपने पैरों से अंदर आई और कामनी मेरी दूर की दोस्त है, जिसके मैं अब पास आना चाहती थी। आप प्लीज उसे बुला दीजिए, मुझे उससे मिलना है। बड़ा मन कर रहा है उसके साथ बैठकर चाय पीने का। उसे देखते हुए कनिका के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन भरे एक्सप्रेशन थे, क्योंकि वो सर्वेंट के तौर पर भी लो स्टैंडर्ड थी। वो किसी सर्वेंट को बुलाकर उसे बाहर भी नहीं निकाल सकती थी। वो गुस्से से बोली, मैंने कहा ना, यहाँ पर कोई काम नहीं है। वो औरत उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, ऐसे कैसे नहीं है? वो आपके यहाँ पर काम करती है। उसने खुद बताया था मुझे कि उसकी मालकिन बहुत खूबसूरत है। कनिका हंसी और बोली, अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता लगा कि वो मालकिन मैं ही हूँ? वो औरत अपने हाथ कनिका की तरफ कर उसकी बलाइयाँ लेते हुए बोली, आपसे खूबसूरत तो मैंने पूरी दुनिया में कोई नहीं देखा, तो इसलिए अंदाजा लगा लिया कि आप ही उसकी मालकिन है। उसने मुझे यहाँ पर बुलाया था काम के लिए। वो बोल रही थी कि आप बहुत दयालु हैं। कनिका कुछ सोचने लगी। सर्वेंट की जरूरत तो उसे भी थी, हालांकि उसे नहीं पता था कि उसकी किसी सर्वेंट का नाम कामनी था या नहीं, लेकिन वो उस औरत को काम पर रखने का सोच रही थी। वो उस औरत की तरफ देखते हुए बोली, तुम काम करना चाहती हो? उस औरत ने जल्दी से घूंघट के अंदर से ही अपना सिर हाँ में हिलाया। कनिका बोली, वैसे मुझे नहीं पता तुम किस कामनी की बात कर रही हो, लेकिन अगर तुम काम करना चाहती हो तो यहाँ काम कर सकती हो। हर मंथ 50,000 मिलेंगे। बाकी कोई जरूरत होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। उस औरत ने जल्दी से अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया और बोली, हुई दैया, इतने पैसे एक साथ? उसके एक्सप्रेशन पर कनिका ने टेढ़ा सा मुंह बनाया और बोली, अगर काम करने के लिए तैयार हो तो आज से ही शुरू कर सकती हो। दिन में तुम यहाँ पर रह। अभी वो बोल ही रही थी कि वो औरत जल्दी से बोली, 50,000 में? दिन तो क्या, रात को भी मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे अपने चरणों में रख लीजिए। बोलते हुए वो कनिका के पैरों में गिरने लगी। कनिका जल्दी से दूर हुई और बोली, इतना नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। काम दे रही हूँ ना, बस इतने में खुश रहो। चलो अब लग जाओ काम पर। उस औरत ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और वहां से अंदर की तरफ जाने लगी। तभी कनिका का दिमाग ठनका। उसने पीछे से उस औरत की तरफ देखा। न जाने उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसका फिगर सिया के जैसा हो। वही चाल और वही बॉडी, फिगर। वो तुरंत से उसे रोकते हुए बोली, एक मिनट रुको। उस औरत के कदम एकदम से रुक गए और उसकी सांसें सूखने लगी। कनिका उस औरत के पास आई और उसे अपनी गहरी नजरों से देखते हुए बोली, घूंघट उतारो। वो औरत हड़बड़ाते हुए बोली, लेकिन क्यों मालकिन? आप मेरा चेहरा देखकर क्या करेंगी? कनिका के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। अब उसे कंफर्म होने लगा था कि इस घूंघट के पीछे हो ना हो सिया ही है, जो सुकून की वजह से यहाँ पर आई है। वो गुस्से से बोली, मैंने कहा घूंघट उतारो अपना, मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है। ऐसे ही मैं तुम्हें काम पर नहीं रह सकती। वो औरत अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, सॉरी मालकिन, पर मैं अपना घूंघट नहीं उतार सकती।
मेरा चेहरा थोड़ा खराब है। कनिका को अब पूरा कंफर्म हो गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, तुम्हारा सिर्फ चेहरा नहीं खराब बल्कि तुम्हारी हरकतें। बोलते उसने उस औरत के ऊपर से घूंघट हटाया। बोलते बोलते ही कनिका एकदम से चुप हो गई थी, क्योंकि घूंघट के नीचे सिया नहीं बल्कि कोई और औरत ही थी, जिसे कनिका नहीं जानती थी। उस औरत के चेहरे पर एक बहुत बड़ा दाग था। शायद अभी कुछ दिन पहले ही उसे चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो दाग ताजा ही लग रहा था। कनका ने अपना चेहरा घुमा लिया और वो औरत रोते हुए बोली, इसीलिए मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि जो कोई मुझे देखता है वो ऐसे ही चेहरा घुमा लेता है। आपको मुझ पर नहीं यकीन तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। कामनी से फिर कभी मिल लूंगी, अगर जिंदा रही तो। मायूसी से बोलते हुए वो औरत वहां से बाहर की तरफ जाने लगी। कनका ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा। सिया की वजह से उसे अपनी पूरी लाइफ खराब होती हुई लग रही थी। उसने जाती हुई उस औरत की तरफ देखा जो घर से बाहर निकलने ही वाली थी। वो तुरंत उसे रोकते हुए बोली, रुको। उस औरत के कदम कनिका की आवाज पर एक बार फिर से रुक गए। कनिका उसके पास आई और बोली, वो बस मैं तुम्हें देखना चाहती थी। वेल लीव इट, तुम घूंघट पहन कर भी यहाँ काम कर सकती हो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जाओ अब जाकर काम शुरू करो। कनका ने कहा तो वो औरत उसके आगे अपने हाथ जोड़ते हुए वहां से किचन की तरफ चली गई। कनका ने एक बार फिर से उसे रोका और बोली, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? वो औरत चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट लिए बोली, कमोलिका। ना जाने क्यों उसका नाम सुनकर कनका के चेहरे पर चिढ़ भरे एक्सप्रेशन आ गए थे। वो थोड़े सख्त लहजे में बोली, अब जाओ यहाँ से। उसकी वो गुस्से भरी आवाज सुनकर उस औरत के चेहरे पर एक हंसी तैर रही थी। वो तुरंत वहां से चली गई। कनका ने गुस्से से एक गहरी सांस ली और बोली, आई जस्ट हेट यू। सिया, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है। बट डोंट वरी, जितना परेशान मैं तुम्हारी वजह से हो रही हूँ, इसका बदला मैं तुमसे सोच समेत लूंगी। तुम्हें सुकून के लिए इतना तड़पाऊंगी कि तुम्हारी रूह तक कांप जाए। बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। वो अपने कमरे की तरफ चली गई। द डिवाइन मिला। आहान और सनाया अभी भी आहान के कमरे में थे। आहान का सर सनाया की गोद में था और सनाया उसके बालों को सहला रही थी। आहान कुछ देर पहले ही नींद में जा चुका था, लेकिन सनाया ने अभी तक उसे अपनी गोद से अलग नहीं किया था। उसका मन ही नहीं कर रहा था आहान से अलग होने का। वो बस अपनी सूनी सी नजरों से आहान को देख रही थी, जो सोते हुए भी बहुत ज्यादा बेचैन लग रहा था। लेकिन तभी उसे बाहर से आवाज आई। उसने आहान का सिर अपनी गोद से हटाया और जल्दी से बाहर की तरफ आई। बाहर करण पागलों की तरह सिया को ढूंढ रहा था। वो अभी आहान के कमरे में ही आने वाला था कि बाहर आई हुई सनाया से उसकी टक्कर होते होते बची। सनाया को क्रॉस करते हुए वो कमरे के अंदर आया और सिया को ढूंढने लगा। जब उसे आहान के कमरे में भी सिया नजर नहीं आई, तो वो वापस से सनाया की तरफ घूमा और बोला, सिया कहाँ है? सनाया। सनाया हैरानी से उसे देखने लगी। वो बोली, लेकिन सिया तो आपके साथ ही थी ना? करण ने अपना हाथ अपने माथे पर रखा और कुछ सोचने लगा। उसके चेहरे पर त्योरियां आ गई थी। सनाया एक बार फिर से बोली, बताइए ना सर, सिया तो आपके साथ थी ना? तो फिर आप उसे ढूंढ क्यों रहे हो? करण गुस्से से चिल्लाकर बोला, क्योंकि वो घर पर नहीं है। तभी पीछे से आवाज आई, क्या मतलब वो घर पर नहीं है? सनाया ने आवाज सुनकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां आहान अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। वो जल्दी से करण के पास आया और बोला, कहाँ है सिया? वो ठीक तो है ना? करण ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम ठीक हो ना? आहान परेशान होते हुए बोला, मेरी छोड़िए, पहले आप बताइए कि सिया ठीक है ना? वो कहाँ है? मुझे उससे कुछ कहना है, उससे बात करनी है। कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं? बोलते हुए वो सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। करण उसे जाते देख बोला, सिया ऊपर नहीं है। मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो घर पर नहीं है। सनाया और आहान दोनों हैरान रह गए। तभी एक सर्वेंट ने करण को एक लेटर पकड़ाया। करण ने उस लेटर को हैरानी से देखा। उसने जल्दी से उसे खोला तो उस पर सिया की हैंड राइटिंग थी। उस लेटर को पढ़ते हुए करण के होश उड़ गए थे। वहीं दूसरी तरफ कमोलिका किचन में आई और आते ही उसने अपने लहंगे में छुपा हुआ फोन निकाला। उसने उस फोन से एक नंबर डायल किया तो सिया ने सामने से कॉल रिसीव किया। कमोलिका कोई और नहीं, सिया की एक पुरानी फ्रेंड सानिया थी। सानिया हंसते हुए बोली, वैसे सुकून ने इस कमोलिका का नाम यूं ही डंकी आंटी नहीं रखा, यह सच में गधी ही है। सिया सामने से परेशान होते हुए बोली, प्लीज ये सब बातें बंद करो,
पहले मुझे ये बताओ मेरी सुकून कैसी है। सानिया उसकी फिक्र समझ सकती थी। वो सिया से बोली, अभी तक मैंने सुकून को देखा नहीं। जैसे ही मैं उसे देखती हूँ तुम्हें बताती हूँ। सिया ने बेचैन होते हुए कहा, ठीक है। सानिया फोन काटने को हुई। सिया उसे जल्दी से रोकते हुए बोली, प्लीज मेरी सुकून को अच्छे से खाना खिला देना। वो कस्टर्ड बहुत शौक से खाती है, तो उसके लिए कस्टर्ड ही बनाना, और साथ में चीज़ी फ्राइज। और हाँ, उसे ज़्यादा टमाटो सॉस मत खाने देना। सानिया मुस्कुराई और बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। और बस अब तुम वो करो जो हमें करना है। सिया ने सामने से हाँ कहा और सानिया ने फ़ोन काटकर जल्दी से फ़ोन वापस से छुपा लिया। सिया अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोली, अब बहुत हुआ तुम्हारा कनिका। बहुत परेशान कर लिया तुमने मेरे मिस्टर लूसीफर को और मेरी सुकून को। अब तुम्हारा ड्रामा खत्म। सच सबके सामने होगा और तुम हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर। सुकून अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। वो कनिका को परेशान करने के तरीके ढूंढ रही थी। उसे किसी न किसी तरह कनिका को परेशान करना था, ताकि वो जल्दी से जल्दी कनिका से कोई ऐसा प्रूफ ले सके जिससे ये साबित हो सके कि कनिका एक अच्छी माँ बिल्कुल भी नहीं है, और साथ ही साथ उसके इरादे भी सबके सामने आ सकें। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने चुटकी बजाई और तेज कदमों से अपने कमरे से बाहर निकलकर कनिका के कमरे में गई। कनिका अभी अभी सावर लेकर बाहर आई थी। उसने खुद को एक टॉवल में लपेट रखा था। सुकून दरवाजा खोलकर उसके कमरे में आई तो कनिका उसे देखकर हैरान रह गई। सुकून जल्दी से उसके पास आई और उसका टॉवल खींचते हुए बोली, चलो मेरे साथ चलो। कनिका ने हैरानी से उसे देखा और अपने टॉवल को कसकर पकड़ते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है। साइड हट जाओ मुझसे। लेकिन सुकून कहाँ उसका पीछा छोड़ने वाली थी। उसने एक बार फिर से उसकी टॉवल को खींचा और बोली, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। चुपचाप मेरे साथ चलो और मुझे बहुत सारे टॉयज लेकर दो। तुम्हारे घर में तो एक भी टॉयज नहीं है। मैं खेलूं किसके साथ। मैं बोर हो रही हूँ। चलो मेरे साथ मॉल चलो और मुझे बहुत सारे टॉयज लेकर दो। एक बारबी डॉल और एक। अभी वो बोल ही रही थी कि कनिका ने एक बार फिर से धक्का देकर उसे खुद से अलग किया। वो इस बार और भी ज्यादा गुस्से से बोली, कितनी ढीठ और जिद्दी लड़की हो तुम। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या। मैंने तुमसे क्या कहा। जाओ अपने कमरे में, तुम्हें जो चाहिए वहां मिल जाएगा। सुकून ने भी गुस्से से उसे देखा और बोली, टंकी आंटी, तुम्हें भी एक बार में समझ में नहीं आता क्या। मुझे जो चाहिए वो मुझे अभी, बिल्कुल अभी चाहिए। अगर तुमने अभी के अभी मुझे टॉयज लेकर नहीं दिए तो। वो बोल ही रही थी कि कनिका भी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तो तुम क्या करोगी। सुकून ने अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर गुस्से से उसे देखा और वापस उसके करीब आ गई। उसने उसका टॉवल खींचते हुए कहा, मैं तुम्हारी सेम सेम कर दूंगी। कनिका की आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपने टॉवल को और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। उसे सुकून पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वहीं उसे यूं टॉवल कसते हुए देख सुकून को हंसी आ रही थी। वो तो सिर्फ यहाँ पर टॉयज की जीत करने आई थी, लेकिन कनिका ने उसे खुद ही मौका दे दिया था। कनिका गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, अगर अभी इसी वक्त तुम मेरे कमरे से बाहर नहीं गई तो मैं तुम्हें टॉयज नहीं दिलाऊंगी। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ जरूर करूंगी कि तुम्हें बोरियत बिल्कुल महसूस नहीं होगी। सुकून ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्या करोगी तुम डंकी आंटी। कनका एविल स्माइल के साथ बोली, तुम जैसे बच्चों का एक ही इलाज है, एक रूम में तुम्हें बंद कर देना ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। जब 2-3 दिन कुछ खाने को नहीं दूंगी ना, तो तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मेरे सामने अपनी जुबान कैसे खोलनी है। सुकून मायूसी से बोली, नहीं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कनिका लूसी पर एक्सप्रेशन के साथ बोली, मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास रखा हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमसे तो मैं नफरत करती हूँ, क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से ही तुमने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। ना तुम आती और ना ही मेरे और करण के बीच कभी लड़ाइयाँ होती। मैं मजे से अपनी जिंदगी जी रही थी। एक तरफ करण था और दूसरी तरफ मेरी जिंदगी। मैं सुकून से जी रही थी, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम मनहूसियत बनकर मेरी जिंदगी में आई, जिस वजह से मुझे करण से भी डिवोर्स लेना। बोलते बोलते वो चुप हो गई। मैं सुकून हैरानी से देख रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना समझ चुकी थी कि कनिका उसे यूं ही इस घर में नहीं लेकर आई।
वो उसे पहले से जानती है, लेकिन कैसे, उसे नहीं समझ में आ रहा था। एक छोटी सी बच्ची ये भी नहीं जानती थी कि वो जिससे लड़ रही है वो है कौन। और शायद अच्छी बात यही थी कि सुकून उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, वरना कनिका उसकी माँ है ये सुनकर उसका दिल ही टूट जाता। लेकिन शायद अब वक्त आ गया था कि सुकून ये सच भी जान जाए। वो कनिका की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम मुझे पहले से जानती हो? कनिका दांत पीसते हुए बोली, मैं तुम्हें सिर्फ जानती नहीं हूँ, मैं ही तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई हूँ। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें पैदा किया, वरना तुम इस दुनिया में भी नहीं होती। उसके मुंह से ये बात सुनकर सुकून एक बार फिर से उसे देखती ही रह गई। सुकून मासूमियत से बोली, इसका मतलब क्या है? कनिका हंसी और बोली, हाँ, जैसे तुम्हें इसका मतलब नहीं पता। वैसे तो तुम इतनी चंड चालाक बनती हो, इतनी चालाकियां करती हो। सिया ने ही तुम्हें यह सब कुछ सिखाया है ना? तो तुम्हें उसने इतना नहीं बताया कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? मैं तुम्हारी माँ हूँ, और तुम मेरी वो मनहूस बेटी हो जिसने आते ही मेरी जिंदगी में आग लगा दी। अब दफा हो जाओ यहाँ से, वरना ट्वाइस तो नहीं, लेकिन मेरे मुंह से बहुत कुछ सुन लोगी तुम। बोलते हुए कनिका उसे नफरत से देख रही थी। वो इस बात का लिहाज भी नहीं कर रही थी कि सुकून एक 7 साल की छोटी सी मासूम सी बच्ची है, जिसे नफरत का मतलब भी नहीं पता। लेकिन वो कनिका की नफरत झेल रही थी। सुकून की आंखों में आंसू आ गए। उसने कनिका का टॉवल छोड़ दिया और चुपचाप उसके कमरे से बाहर आ गई। वो अपने कमरे में आई और आते ही उसने दरवाजा बंद किया और चुपचाप बेड पर बैठ गई। वो रोते हुए बोली, डंकी आंटी मेरी मॉम है, पर मॉम तो अच्छी होती है ना, जैसे सिया है। पर सिया मेरी मॉम नहीं है, मेरी मॉम डंकी आंटी है। क्या मैं अच्छी बच्ची नहीं हूँ? और मनहूस क्या होता है? मुझे ऐसी मॉम क्यों मिली? क्या इसलिए क्योंकि मैं मनहूस हूँ? बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी किसी ने बाहर से दरवाजा नॉक करना शुरू किया, लेकिन सुकून दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। उसे बस रोना आ रहा था। वहीं बाहर दरवाजे पर सानिया खड़ी थी। सानिया उसके लिए कस्टर्ड बनाकर लेकर आई थी, बिल्कुल वैसे जैसे सिया ने बताया था। लेकिन जब कई बार दरवाजा नॉक करने के बाद भी सुकून ने दरवाजा नहीं खोला, तो वो वापस चली गई। रोते रोते ही सुकून सो चुकी थी। उसने सुबह से ही कुछ नहीं खाया था। अब रात होने को हो चुकी थी। सानिया ने सुकून की हालत के बारे में बताने के लिए सिया को फोन किया। सुकून के बारे में सुनकर सिया और भी ज्यादा बेचैन हो गई। तभी सामने से सिया ने कुछ कहा, जिसे सुनकर सानिया के चेहरे पर राहत के भाव उतर आए। उसने जल्दी से फोन डिस्कनेक्ट किया और घर से बाहर निकलकर बाहर गार्डन एरिया की तरफ आई। कुछ ही देर में वो घर के अंदर आई और अंदर आते ही किचन की तरफ चली गई। किचन में जाकर उसने एक बार फिर से वो फूड कस्टर्ड बाउल में डाला और ट्रे में लेकर सुकून के कमरे की तरफ आई। उसने दरवाजा नॉक किया, लेकिन सुकून दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। पर इस बार वो वापस नहीं गई। उसने अपने बालों से अपनी पिन निकाली और उससे सुकून के कमरे का दरवाजा खोलने लगी। दरवाजा खोलना इतना आसान नहीं था, लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद उसने दरवाजा खोल ही लिया था। जल्दी से दरवाजा वापस बंद कर वो सुकून के पास आई। सुकून बेड पर सोई हुई थी, लेकिन उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो रोते रोते सोई है। उसने जल्दी से सुकून को अपनी गोद में लिया। सुकून ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसे कनिका की कही हुई बातें याद आने लगी। वो रोते हुए बोली, मुझे डंकी आंटी मेरी मॉम नहीं चाहिए, मुझे सिया चाहिए। सिया मेरी मॉम नहीं बन सकती क्या? मैं आपकी मॉम ही हूँ बच्चे, सानिया ने अपना घूंघट उतारते हुए कहा। सुकून उसके चेहरे की तरफ देखकर हैरान थी, क्योंकि इस बार घूंघट के अंदर सानिया नहीं बल्कि सिया थी। सिया को अपने सामने देखकर सुकून का चेहरा खिल गया। सिया ने जल्दी से सुकून को अपने गले से लगा लिया। हालांकि कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन सिया और सुकून दोनों ही एक दूसरे से इतना प्यार करती थी कि कुछ पल भी एक दूसरे के बिना रहना उनके लिए बहुत मुश्किल था। सुकून को अपने गले से लगाए सिया रो रही थी। वो रोते हुए बोली, आपसे किसने कहा बच्चे कि मैं आपकी मॉम नहीं हूँ? मैं आपकी मॉम ही हूँ, आपकी सिया माँ, जो आपसे बहुत बहुत प्यार करती है। बोलते हुए सिया ने सुकून को थोड़ा सा खुद से अलग किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके चेहरे को चूमने लगी। सुकून उसे देखते हुए बोली, लेकिन उस डोंकी आंटी ने कहा कि वो मेरी मॉम है। उन्होंने मुझे पीदा किया है। सिया हंसते हुए बोली, पीदा नहीं, पैदा होता है। सुकून मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, यही कहा था उन्होंने। सिया ने उसके बालों को बड़े ही प्यार से सहलाया और बोली, कोई कुछ भी कहे बच्चे, लेकिन आप बस इतना समझ लो कि आपकी माँ मैं हूँ।
जो आपसे बहुत प्यार करती है। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? सुकून झट से सिया के गले लग गई और बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ माँ, डैड से भी ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। तभी सुकून की पॉकेट में छुपा हुआ फोन वाइब्रेट होने लगा। सुकून ने अपनी पॉकेट से फोन निकालकर सिया की तरफ बढ़ाया, जिस पर करण का फोन आ रहा था। सिया ने एक गहरी सांस ली और फोन रिसीव किया। जैसे ही सिया ने कॉल रिसीव किया, सामने से करण की फिक्र से बेचैन आवाज आई, तुम तुम ठीक तो हो ना लिटिल कैट? और सुकून, सुकून कैसी है? मेरी प्रिंसेस कैसी है? बोलते हुए साफ पता चल रहा था कि करण कितना ज्यादा परेशान है। सिया ने सुकून को अच्छी तरह से अपनी गोद में लिया और फिर करण से फोन पर बोली, हम दोनों बिल्कुल ठीक है मिस्टर लूसीफर। करण को उसकी बात सुनते हुए सुकून तो मिल रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे सिया पर गुस्सा भी आ रहा था। गुस्सा इस बात का कि सिया को क्या जरूरत थी वहां पर अकेले जाने की। वो दोनों कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेते, लेकिन वहां पर सिया का इस तरह से जाना उनके केस को और बिगाड़ सकता था। लेकिन फिलहाल सिया को कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। उसे बस अपनी सुकून के पास आना था। एक पल के लिए वो किसी पर भी भरोसा कर सकती थी, लेकिन कनिका पर नहीं। सिया उसे सामने से चुप देखकर बोली, आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर लूसीफर, हम बहुत जल्दी आपके पास वापस आने वाले हैं। बस आप हमें यहाँ से लेकर जाने की तैयारी कीजिए, तब तक हमें किसी का बैंड बाजा बजाना है। बोलते हुए उसने सुकून की तरफ देखा। सुकून अपने होठों पर अपना हाथ रखकर हंसने लगी। उसने सिया के हाथों से फोन लिया और बोली, यस डैड। सिया बैंड बजाएगी और मैं बाजा, और फिर आएगा बहुत मजा। सिया भी उसकी बात सुनकर हंसी। करण के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन उसकी फिक्र अभी भी कम नहीं हुई थी। सिया एक बार फिर से बोली, आप अपना ख्याल रखिएगा मिस्टर लूसीफर, और साथ ही साथ बाकी सबका भी। हमारी फिक्र कर परेशान मत होइएगा, क्योंकि अब परेशान होने की बारी किसी और की है। करण उसकी बात सुनकर बोला, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। एक मेरा दिल है तो दूसरी उसकी धड़कन। सिया और सुकून एक दूसरे की तरफ देख रही थी। आज पहली बार था जब करण दोनों के लिए अपना प्यार एक साथ बयान कर रहा था। वो दोनों फोन पर एक साथ बोली, हम दोनों भी आपसे बहुत प्यार करते हैं क्यूट लूसीफर। उन दोनों के मुंह से एक साथ यह सुनकर करण के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और बोला, बहुत जल्द मैं तुम दोनों को लेने आने वाला हूँ। तब तक एक दूसरे के साथ एंजॉय करो। उसकी बातों का मतलब समझ सिया और सुकून ही मुस्कुरा रही थी। सिया ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सुकून सिया की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ पूछना है सिया। सिया ने उसके बालों को सहलाया और बोली, पूछो। सुकून उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, मनहूस क्या होता है? उसके मुंह से मनहूस शब्द सुनकर जैसे सिया के हाथ पैर ढीले हो चुके थे। उसके चेहरे की सारी मुस्कुराहट गायब हो गई और वो सुकून की तरफ देखती ही रह गई। उसने सुकून के गाल पर अपना हाथ रखा और बेचैन सी होते हुए बोली, तुम्हें यह शब्द किसने कहा? सुकून मासूमियत से बोली, डंकी आंटी ने। वो बोली कि मैं बहुत मनहूस हूँ। क्या उन्होंने मेरी तारीफ की थी? लेकिन वो मेरी तारीफ तो करती नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिया की आंखों में नमी आ गई। उसने जल्दी से सुकून को अपने सीने से लगाया और बोली, आइंदा आप इस शब्द को कभी भी अपनी जुबान पर नहीं लेकर आएंगी। सुकून, जैसे डोंकी आंटी अच्छी नहीं है, वैसे उनके शब्द भी अच्छे नहीं हैं। आप उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देंगी। आप मेरा बच्चा और डैड की प्रिंसेस है, और हम दोनों के लिए आप हमारी दुनिया हो, वो दुनिया जो बहुत खूबसूरत है। उसकी बड़ी बड़ी बातें सुकून को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन सिया का प्यार उसे अच्छे से समझ में आ रहा था। वो मुस्कुराते उसके सीने से लगी रही। सिया गुस्से से कनिका के बारे में सोचते हुए मन ही मन बोली, ये तुमने अच्छा नहीं किया कनिका। मेरी सुकून को हर्ट करने का कोई हक नहीं है तुम्हें। मनुष्य मेरी सुकून नहीं, तुम्हारी सोच है। वो सोच जिसने मेरी सुकून और मेरे मिस्टर लूसीफर की जिंदगी खराब कर रखी है। लेकिन अब और नहीं। बोलते हुए उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने सुकून को खुद से अलग किया और फिर उसे कुछ समझाने लगी। सिया की बातें सुनते हुए सुकून के चेहरे पर कभी परेशानी तो कभी मुस्कुराहट आ रही थी। कुछ ही देर बाद सुकून ने अपना सिर हाँ में हिलाया और सिया के साथ हाई फाई किया। दूसरी तरफ द डिवाइन बिला हाँ डॉक्टर से बात कर रहा था। सानिया जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। सुकून के बिना रो रो कर उनका बुरा हाल था, इसलिए वो डॉक्टर को उनका चेकअप करने के लिए बुला रहा था।
डॉक्टर से बात करते उसकी नज़र सनाया पर गई, जो सानिया जी के पास बैठी उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थी। एक पल के लिए उसकी नज़र सनाया पर ठहर गई, लेकिन जल्दी उसने उस पर से अपनी नज़र हटाई। आज उसके और सनाया के बीच जो हुआ, एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर सानिया जी के कमरे में आए और उनका चेकअप करने लगे। आहान को वहां पर देखकर सनाया जल्दी से किचन में आई। उसने सर्वेंट को पहले से ही सानिया जी के लिए खाना बनाने के लिए बोल रखा था। किचन में आते ही उसने ट्रे में खाना सर्व किया, लेकिन वो ट्रे उठाकर किचन से बाहर आती उससे पहले आहान के सामने आकर खड़ा हुआ। आहान को अपने सामने देखकर सनाया तुरंत से बोली, तुम यहाँ क्यों आए? वो आंटी जी, बोलते हुए तेज कदमों से वो वहां से जाने लगी, लेकिन आहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वो सनाया की तरफ देखते हुए बोला, अपना ये ड्रामा बंद कर दो, अपना सामान पैक करो और जाओ यहाँ से। सनाया उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने क्रिटिकल टाइम पर आहान ऐसी बातें कर रहा है। उसने आहान से अपना हाथ छुड़वाया और बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जानते हो सानिया आंटी की कैसी हालत है, और मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर यहाँ से चली जाऊं? कभी भी नहीं। बोलकर वो ट्रे उठाकर वहां से जाने लगी। आहान ने उसके हाथ से ट्रे पकड़कर वापस काउंटर पर रखी और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो। इस घर की जो भी सिचुएशन है हम लोग हैंडल कर लेंगे। मेरी मम को मैं संभाल लूंगा, उन्हें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। सनाया आहान को खुद से दूर करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। लेकिन उसे छोड़ने की बजाय आहान ने उसे और भी ज्यादा अपनी बाहों में कस लिया और बोला, मुझे भी तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे ये कहने आया हूँ कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ। यूं अपनी आदत लगवाकर सबके करीब आकर जाओगी तो तुम्हारा जाना किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा। बोलते उसकी आवाज में दर्द झलक रहा था। सनाया ने गुस्से से देखा और एक झटके में उसे खुद से दूर कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसने आहान को गिरेबान से पकड़ा और बोली, अगर तुम्हें मेरे करीब आने से इतनी प्रॉब्लम है तो तुम खुद मुझसे दूर रहो। तुम्हारे कहने से ना मैं यहाँ आई हूँ और ना ही मैं यहाँ से जाऊंगी। बोलते उसने आहान को छोड़ा और ट्रे उठाकर तुरंत वहां से निकल गई। आहान ने एक गहरी सांस लेते हुए अपना चेहरा हल्का सा घुमाया। उसकी आंखों के सामने एक लड़की का चेहरा घूम रहा था और देखते ही देखते उसकी आंखें नम हो गईं। इस वक्त एक बार फिर से वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। सनाया ने पलटकर आहान की तरफ देखा। उसे अपनी आंखों से नमी साफ करते हुए देख जैसे उसके दिल में एक हुक सी उठ रही थी। वो सानिया जी के कमरे में आई तो उनके साथ कबीर जी को देखकर उसकी सांस में सांस आई। डॉक्टर सानिया जी का चेकअप कर चुके थे। डॉक्टर ने कबीर जी की तरफ देखते हुए उन्हें सानिया जी का ध्यान रखने के लिए कहा, क्योंकि इस वक्त सानिया जी की हालत सच में बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। प्रॉब्लम ज्यादा आगे ना जाए, इसीलिए उनका खास ध्यान रखने की जरूरत थी। कबीर जी कुछ बोलते उससे पहले ही सनाया बोली, आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। दरवाजे पर खड़े आहान की नजरें सनाया पर टिकी हुई थी। सनाया ने भी उसी वक्त नजर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और धीमे से बोली, फिर चाहे किसी को भी मुझसे कितनी प्रॉब्लम क्यों ना हो। आहान के चेहरे पर एक बार फिर से गुस्सा झलकने लगा और वो वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ करण लॉयर से केस डिस्कस कर रहा था। लॉयर ने साफ साफ मना कर दिया था, ये कहकर कि जब तक कनिका के खिलाफ कोई प्रूफ हाथ नहीं लग जाता तब तक वो लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कनिका ने जो प्रूफ कोर्ट के सामने रखे हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर करण सुकून या कनिका के साथ कोई जबरदस्ती करता है तो वो हमेशा के लिए सुकून को खो सकता है। ऐसे में अब बस करण को एक प्रूफ चाहिए था, जिसके लिए उसे पूरी पूरी उम्मीद थी कि वो प्रूफ उसे जल्दी ही मिल जाएगा। रात हो चुकी थी, करण वापस घर आ गया, लेकिन यह रात उसकी जिंदगी की शायद सबसे लंबी रात होने वाली थी। सानिया जी के रूम में आकर करण ने उन्हें देखा। दवाइयों के असर से वो गहरी नींद में सोई हुई थी। सनाया अभी भी उनके पास बैठी थी। जब कबीर जी वहां पर आए तो सनाया वहां से उठकर बाहर आ गई। अभी वो अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि करण ने उसे रोका। एक मिनट रुको। करण की आवाज सुनकर सनाया ने पलटकर करण की तरफ देखा। करण उसके पास आया और सनाया की तरफ देखते हुए बोला, आहान कहाँ है? सनाया थोड़ा हिचकिचाई,
जिस तरह से करण ने आहान के बारे में उससे पूछा, उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। करण बिना उसकी तरफ देखे हल्की सी अपनी नजर झुकाकर बोला, एक गहरा जख्म है मेरे आहान के दिल पर। दिल का बुरा नहीं है वो, बस वो जख्म उसे अब अच्छा बनने नहीं देता। अगर संभाल सको तो ही उसके पास जाना, वरना उसे उसके हाल पर ही छोड़ देना। सनाया उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती ही रह गई और करण अपनी बात कहकर अपने रूम में चला गया। वो खुद इस वक्त टूटा हुआ था, लेकिन आहान की हालत भी उससे छिपी नहीं थी। वही सनाया जो अपने रूम की तरफ जा रही थी, अब अपने रूम की तरफ न जाकर वो ऊपर टेरेस की तरफ जाने लगी, क्योंकि उसे पता था आहान इस वक्त ऊपर टेरेस पर होगा। जैसे वो टेरेस पर आई, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। सामने ही आहान फ्लोर पर बैठा था और पीछे की तरफ हाथ कर ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा एकदम लाल था। उसे कुछ ही दूरी पर वाइन की 2-3 खाली बोतल पड़ी थी और साथ ही साथ सिगरेट और बाकी कुछ सामान भी था, जिसे देखते हुए सनाया एकदम हक्की बक्की रह चुकी थी, क्योंकि वो सामान नॉर्मल सामान बिल्कुल नहीं था, वो ड्रग्स थे। आहान को यूं देखकर सनाया का दिल धक सा रह गया। आहान की हालत देखकर सनाया एकदम से सुन्न रह गई। वो तेज कदमों से उसके पास आई और उसे देखते हुए बोली, ये सब क्या कर रहे हो तुम? उसकी आवाज सुनकर आहान ने चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा और बिना एक्सप्रेशन चेंज किए बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? सनाया घुटनों के बल उसके पास बैठी और तकलीफ और नाराजगी के मिले जुले भाव से बोली, ये क्या हालत बना रखी है तुमने, और ये सब क्या है? बोलते उसने ड्रग की तरफ देखा। आहान ने भी उसकी नजरों का पीछा किया और ड्रग्स की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी अनजान हो कि तुम्हें पता ना हो कि ये सब क्या है, या फिर तुम मेरे मुंह से सुनना चाहती हो? सनाया ने गुस्से से उसे देखा और बोली, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं जानना ये चाहती हूँ कि तुम ये सब क्यों ले रहे हो? तुम्हें पता भी है ये चीज कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन फिर भी जानबूझकर तुम अपनी जिंदगी को रिस्क में डाल रहे हो। क्या तुम्हें खुद से प्यार नहीं है? उसकी बात सुनकर आहान हंसने लगा। उसे हंसते हुए देखकर सनाया हैरान थी। आहान हंसते हंसते रुका और बोला, खुद से प्यार? खुद से तो नफरत है मुझे, नफरत। बोलते हुए अचानक ही उसकी आवाज गहरी हो गई और उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। उसकी आंखें पहले से भी बेहद लाल थीं, लेकिन अब नमी के कारण तो ऐसा लग रहा था जैसे आंखों में दर्द का सैलाब उतर आया हो। वो ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा और बेहद गहरी आवाज में बोला, खुद से नफरत करता हूँ मैं, बहुत नफरत, क्योंकि प्यार जैसी चीज तो अब मेरी जिंदगी में है ही नहीं। जिसे प्यार किया था वो मुझे छोड़कर किसी और की हो गई। उस वक्त ऐसा लगा जैसे पूरी जिंदगी खत्म हो गई हो। खुद को ही खत्म कर दिया था मैंने, लेकिन शायद उस भगवान को मुझसे कोई बदला लेना था। उसने मुझे जिंदा तो छोड़ा, लेकिन मरने वाली हालत में। 3 साल कोमा में रहा मैं और फिर वापस आया, लेकिन जब से वापस आया हूँ तब से ऐसा लग रहा है जैसे इस जिंदगी में सिवाय तकलीफों के और कुछ नहीं है। सिया जो मुझे अपना भाई मानती है, मेरी वजह से ही उसे कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। लोग उसके बारे में गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। सोशल साइट्स और मीडिया पर उसे न जाने कैसे कैसे नाम से बुलाया जा रहा है। ये सब मेरी वजह से। मेरा परिवार टूट रहा है और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। मेरी सुकून इस घर से चली गई, लेकिन मैं उसे भी वापस नहीं ला पा रहा। जब मैं कुछ नहीं कर सकता तो क्या फायदा इस जिंदगी का? क्यों भगवान ने मुझे जिंदा रखा? जब मुझे ये तकलीफ ही देनी थी, मेरा किस्सा तभी खत्म क्यों नहीं कर दिया जब मैं खुद को खत्म कर रहा था? उसकी बातें सुनते हुए सनाया हैरान रह चुकी थी। उसे नहीं पता था कि आहान के साथ ये सब हुआ है। आहान ने वापस ड्रग्स की तरफ देखा और बोला, एक बार पहले भी अपनी जान लेने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन बच गया। पर अब मुझे नहीं जीना, नहीं चाहिए मुझे ये जिंदगी। इसलिए बोलते उसने उस ड्रग पाउडर को लिया और एक्स्ट्रा डोज लेने लगा। सनाया ने तुरंत उसके हाथ रोके और उसे गुस्से से देखते हुए बोली, छोड़ो इसे, तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो? इतनी डोज लेने से किसी की भी जान जा सकती है। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें तुम्हारी लाइफ मजाक लग रही है? छोड़ो इसे, वरना। आहान ने उसे गुस्से से देखा और बोला, अपना हाथ साइड हटाओ। और तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं चाहे जो मर्जी करूं, मेरी लाइफ में जीऊं मरूं, तुम्हें इससे क्या? सनाया गुस्से से गरजते हुए बोली, बकवास मत करो और छोड़ो इसे। बोलते हुए उसने आहान के हाथ से वो पैकेट खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी आहान ने अपने एक हाथ से सनाया के दोनों हाथ खुद पर से छुड़ा दिए
और उस पैकेट को सीधा अपने मुंह में डालने लगा। सनाया के लिए जैसी पूरी दुनिया एक पल के लिए रुक गई हो। एक बार फिर से उसने तेजी से आहान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ से वो पैकेट लेकर सामने की तरफ नीचे फेंक दिया। आहान तुरंत से उस पैकेट को उठाने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा। आहान की आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपनी जलती हुई नजरों से सनाया की तरफ देखा, जो गुस्से से कांपते हुए उसे ही देख रही थी। लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसके चेहरे पर रिग्रेट एक्सप्रेशन आ गए और उसने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया। आहान उसे गुस्से से देखते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? समझती क्या हो तुम खुद को? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। बोलते हुए उसके जबड़े कसे हुए थे। सनाया धीमे से बोली, सॉरी, वो मेरा मतलब, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। लेकिन आहान ने उसकी कलाई को पकड़ा और खुद घुटनों के बल बैठकर उसके ऊपर झुक गया। वो उसकी कलाई को मरोड़कर उसकी पीठ से लगाते हुए बोला, तुम क्या चाहती थी और क्या नहीं, यह मुझे नहीं जानना। आखिरी बार कह रहा हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, वरना बहुत पछताओगी तुम। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे तुम्हारी केयर नहीं चाहिए। तुम जैसी लड़कियों की फितरत बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं, जो पहले पास आती हैं, फिक्र जताती हैं और फिर पल पल मरने के लिए छोड़ देती हैं। तुमसे अच्छे तो ये ड्रग्स हैं। जान देना चाहो तो एक पल नहीं लगता, लेकिन तुम जैसी लड़कियों के साथ प्यार करके तो ना जान दी जाती है और ना जिया जाता है। बोलते हुए आहान की आंखों से आंसू गिरकर सनाया के गाल पर गिरे। आहान ने एक झटके से उसे छोड़ा और वापस उस पैकेट को उठा लिया। वो उस पैकेट को अपने मुंह की तरफ लेकर जा रहा था कि सनाया एक बार फिर से उसके करीब आई और इस बार उसने उस पैकेट को उसके हाथ से लेकर काफी दूर फेंक दिया। आहान ने उस पैकेट को दूर गिरते हुए देखा। सनाया को देख वो गुस्से से कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही सनाया उसके सीने से लग गई और बोली, कुछ नहीं होगा आंटी को, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, सुकून भी वापस घर आ जाएगी। और सिया, सिया के बारे में तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि उसे इन सब चीज़ों से फर्क पड़ेगा? क्या तुम्हें अपने और सिया के रिश्ते पर यकीन नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि सिया कितनी स्ट्रांग है? क्या तुम लोगों की बकवास सुनकर सिया को छोड़कर चले जाओगे? वो सिया जो तुम्हें अपना भाई सिर्फ बोलने के लिए नहीं कहती, बल्कि वो तुमसे सच में बहुत प्यार करती है। सनाया की बातें सुनकर राहान का गुस्से से भरा हुआ चेहरा एकदम से नॉर्मल हो गया और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर से गिरने लगे। वो रोते हुए बोला, इसलिए तो नहीं जीना चाहता, क्योंकि नहीं संभाल पा रहा हूँ मैं सब कुछ। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं हमेशा उन्हें ही तकलीफ दे देता हूँ। इसलिए तो जाना चाहता हूँ सबकी ज़िंदगी से, ताकि ना मैं उनकी ज़िंदगी में रहूँ और ना ही उन लोगों को मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। बोलते हुए उसका रोना और भी ज्यादा तेज हो चुका था। सनाया उससे अलग हुई और उसने जल्दी से आहान के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए अपने सीने से लगा लिया। आहान ने भी उसकी पीठ पर अपने हाथ कस दिए और रोते हुए बोला, तुम ही बताओ क्या करूं मैं, क्या करूंगा जीकर, जब मैं खुद से प्यार करने वालों की ही तकलीफ का कारण बन जाता हूँ। बोलते हुए उसके आंसू अब सनाया के सीने को भिगो रहे थे। सनाया ने कसकर उसे अपने सीने से लगाया हुआ था। हान की तकलीफ वो बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। उसकी वो रोती हुई आवाज़ सनाया का सीना चीर रही थी। सनाया की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो हान की पीठ को सहलाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को तुमसे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी बात सुनकर आहान हंसने लगा। वो हंसते हंसते उससे अलग हुआ और बोला, तुम कह रही हो यह बात, जो खुद मुझसे नफरत करती है? उसके मुंह से ये बात सुनकर सनाया को अपने दिल में तकलीफ होती हुई महसूस हुई। आहान एक बार फिर से हंसा और बोला, पूछो अपने दिल से, क्या मैं हूँ प्यार के लायक? अभी वो बोल ही रहा था कि अपनी गहरी नजरों से उसे देखती हुई सनाया एक बार फिर से उसके करीब हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अगर मैं कहूँ कि मैं प्यार करने लगी हूँ तुमसे तो? सनाया की बात सुनकर आहान हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और फिर जोरों से हंसा, लेकिन फिर अचानक ही उसकी हंसी रोने में बदल गई। सनाया का दिल धक से रह गया। आहान के रोने को हंसने में बदलते हुए देख सनाया एकदम से हैरान रह गई। उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया था। आहान का रोना जब तेज होने लगा, तो सनाया ने जल्दी से उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और बोली, संभालो खुद को आहान, प्लीज रोना बंद करो। मुझसे तुम यूं रोते हुए नहीं देखे जा रहे।
अभी वो बोल ही रही थी कि आहान ने उसे और जोर से धक्का दिया और बोला, बंद करो अपनी बकवास, नहीं सुननी मुझे ये सब फालतू बातें। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? नहीं, अब मैं इन सब बातों में नहीं आने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे कहोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा और फिर हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करेंगे और जब मैं इस रिलेशन में सीरियस हो जाऊंगा तो तुम अपना रंग दिखाओगी? नहीं, अब ये बातें बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि प्यार तुम जैसी लड़कियों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कपड़े की तरह होता है जो तुम जैसी लड़कियां 2-4 महीने पहनती हो और फिर ये वाली ड्रेस तो मैं पहन पहन कर बोर हो गई हूँ कहकर छोड़ देती हो। सनाया की आंखों से उसकी बातें सुनते हुए आंसू आ गए। वो समझ सकती थी कि आहान क्यों सब लड़कियों से नफरत करने लगा है। अगर उसे आहान के अतीत के बारे में नहीं पता होता तो शायद अब तक वो भी उसे 2-4 बातें सुना चुकी होती। लेकिन वो जानती थी कि आहान ने अपने अतीत में क्या कुछ बर्दाश्त किया है। वो एक बार फिर से उसके करीब हुई और बोली, माना मैंने तुम जो बोल रहे हो वो गलत नहीं है। होती हैं बहुत सी लड़कियां ऐसी जो लड़कों को कपड़ों की तरह ही इस्तेमाल करती हैं। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ। पर तुम्हें अपने सामने इस हालत में देखकर मुझे फील हो रहा है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। हाँ, मैं तुम्हें शायद प्यार करने लगी हूँ। आहान तुरंत से बोला, शायद? ये शायद ना बाद में कंफर्म नहीं होगा, बल्कि इनकार में बदल जाएगा जब तुम मुझसे भी बोर हो जाओगी और तुम्हारे सामने मुझसे अच्छा या फिर मुझसे अलग कोई आएगा। इसलिए बंद करो ये ड्रामा और जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। बोलकर आहान खुद वहां से खड़ा होने लगा, लेकिन जैसे ही वो ऊपर की तरफ उठा उसके कदम लड़खड़ा गए। ड्रग्स और ड्रिंक दोनों की वजह से ही वो हद से ज्यादा नशे में था। उसकी लाल आंखें ही बता रही थी कि वो नशे में अपनी सुध-बुध खो रहा था। सनाया ने धीरे से उसे संभाला। आहान को संभालने के चक्कर में सनाया खुद नीचे गिर गई और आहान उसके ऊपर आकर गिरा। दोनों की ही बेहद गहरी और गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकराने लगी। दोनों के लिए वक्त जैसे कुछ पलों के लिए थमसा गया था। सनाया आहान की आंखों में देखते हुए बोली, मेरा शायद कभी इनकार में नहीं बदलेगा। तुम्हारी जिंदगी में कब कौन आया मुझे नहीं पता, कब कौन गया मुझे नहीं पता, लेकिन अब मेरे अलावा मैं किसी को ना आने दूंगी और ना ही तुम्हें किसी के पास जाने दूंगी। बोलते हुए उसने आन के चेहरे को एक बार फिर से अपने हाथों में थाम लिया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। आहान की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई थीं। उसने अपनी आंखें खोलकर सनाया की तरफ देखा और बोला, बहुत लोग हैं मेरे पास जो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी मैं अकेला हूँ। सनाया उसके गाल पर अपने हाथ से सहलाते हुए बोली, लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आहान हल्का सा व्यंग से हंसा और बोला, तुम भी चली जाओगी? सनाया उसकी तरफ देखते हुए ही बोली, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आहान इंटरेस्ट बाइस में बोला, प्रॉमिस? सनाया ने भी अपना चेहरा हल्का सा हाँ में हिलाया और बोली, प्रॉमिस। बोलते ही उसने आहान के चेहरे को पूरी तरह से अपने ऊपर झुकाकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। आहान भी उसे किस करने लगा था। दोनों ही हर बढ़ते पल के साथ एक दूसरे को बहुत इंटेंसिटी से किस करने लगे थे। दोनों की किस लॉन्ग और डीप होती जा रही थी। कुछ देर बाद आहान ने सनाया के होंठों को छोड़ा और उसके कंधे की तरफ देखा। सनाया ने हल्की सी अपने पलकें झुका ली। आहान ने उसकी स्लीव्स को नीचे करते हुए उसके कंधे पर अपने होंठ रख दिए। सनाया पूरी तरह से सिहर रही थी। वो भी उसकी गर्दन पर किस करने लगी। धीरे धीरे आहान उसकी गर्दन और उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगा था और सनाया भी उसे रोक नहीं रही थी, बल्कि वो खुद आहान को लगातार किस किए जा रही थी। कुछ देर बाद आहान और सनाया दोनों के कपड़े वहां बिखरे हुए पड़े थे और आहान पूरी तरह से सनाया पर झुका हुआ था। आहान अपनी तरफ से सॉफ्ट होने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो सनाया को तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए वो खुद पर कंट्रोल करने लगा, लेकिन सनाया ने उसे खुद से दूर होने ही नहीं दिया। एक दूसरे की नज़रों में नज़रें मिलाए आहान ने खुद को सनाया को सौंप दिया और सनाया से जुड़ा हर हक ले लिया था। सनाया के चेहरे पर झुककर उसने सनाया की आंखों के कोरों से बहते हुए आंसुओं को भी चूम लिया और फिर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। न जाने कब तक दोनों यूं ही एक दूसरे को किस करते रहे और सब कुछ भूलकर एक दूसरे के होते रहे।
सुबह होने पर सनाया आहान की बाहों में सिमटी हुई सो रही थी। आहान की आंखें खुलते ही उसे अपने सिर में जोरों का दर्द महसूस हुआ। उसने सनाया के चेहरे की तरफ देखा। सनाया को देखते ही उसे कल रात की हर बात याद आ गई। उसके चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशन थे। तभी सनाया की भी आंखें खुली। खुद को उस हालत में देखकर उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि कल रात उसने जो कुछ किया था वो पूरे होशो हवास में किया था। लेकिन आहान होश में नहीं था। ये बात अब उसे तकलीफ दे रही थी। खुद को समेटते हुए वो वहां से उठ गई। आहान भी अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। सनाया बिना उसकी तरफ देखे बोली, सॉरी, वो कल रात शायद मेरी ही गलती थी। तुम ज्यादा मत सोचना, मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। आहान उसकी बात सुनकर एकदम सुनसा रह गया। सनाया जल्दी से वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आहान की मुट्ठियां कस गईं। वहीं दूसरी तरफ ब्लड स्टोन बिला। कनिका आराम से अपने बेड पर सोई हुई थी। सुबह के 7 ही बजे थे कि सुकून अपने रूम से निकलकर कनिका के रूम में आई और उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाते हुए बोली, उठो डंकी आंटी, मुझे भूख लगी है। सुकून के ऐसा करने पर कनिका ने अपनी आंखें खोली। सुकून के चेहरे को देखते ही उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। उसने एक धक्का देते हुए सुकून को खुद से अलग किया तो सुकून सीधा फर्श पर जाकर गिरी। कनिका अपनी जगह पर उठकर बैठी और गुस्से से सुकून को देखते हुए बोली, तुम्हारे अंदर इतने भी मैनर्स नहीं है क्या कि किसी के कमरे में नहीं आते? दफा हो जाओ यहाँ से। सुकून अपनी जगह से उठी और रोते हुए बोली, लेकिन मुझे भूख लगी है डंकी आंटी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। अगर मैं ऐसे ही भूखी रहूंगी तो मैं तो मर ही जाऊंगी। प्लीज मुझे खाना दे दो। कनका, जो अपनी नींद की वजह से डिस्टर्ब थी, दूसरा सुकून की बातें उसे परेशान कर रही थी, उसने टेबल पर रखा हुआ बांस उठाया और सुकून के पैरों के पास पटक दिया। सारा कांच सुकून के पैर के पास बिखर गया। कनका गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अभी तो यह कांच सिर्फ जमीन पर है, अगली बार तुम्हारे सिर पर मारूंगी। तुम्हें पता भी है तुम्हारी मानूस शकल देखकर मेरा दिन कितना खराब हो जाएगा। पहले ही तुमने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रखी है और अब एक बार फिर से मेरी जिंदगी को नरक बनाने में लगी हो। चली जाओ यहाँ से। सुकून एक बार फिर से रोते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जब तक तुम मुझे दूध नहीं दोगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब मैं अपने डैड और सिया के पास थी तो वो सुबह उठते ही मुझे दूध देते थे। सिया मुझे कितना प्यार करती थी, लेकिन तुम तो गंदी आंटी और डोंकी आंटी हो। ना तुम मुझे दूध दे रही हो और ना ही मुझे प्यार से उठा रही हो। मैंने तुम्हें उठाया तो तुम मुझे ही गंदा गंदा बोल रही हो। तुम बहुत गंदी हो डोंकी आंटी, तुम बहुत गंदी हो। सिया की तारीफ सुनकर कनिका और भी ज्यादा गुस्से से तिलमिलाने लगी। वो अपनी जगह से उठकर सुकून के पास आई और उसके सिर पर अपना हाथ रखकर उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम उस सिया की कुछ ज्यादा ही तारीफ करती हो? आइंदा अगर तुमने उसका नाम भी अपनी जुबान से लिया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम कभी भूलोगी नहीं। जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा दूध तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। बोलकर उसने सुकून को एक बार फिर से धक्का दिया, लेकिन इस बार सुकून ने दीवार पर अपना हाथ रखते हुए खुद को संभाल लिया। कनिका आगे आई और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद दरवाजा बंद कर वापस अंदर आ गई। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बोली, ये लड़की मेरा दिमाग खराब कर देगी, मुझे जल्द से जल्द इसका इंतजाम करना होगा। बोलते हुए वो कुछ सोच रही थी, तभी उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल आई और वो बोली, ऐसे बदतमीज बच्चों का सिर्फ एक ही इलाज होता है और वो है हॉस्टल। बोलकर उसने बेड पर रखा अपना फोन उठाया और किसी को फोन किया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।